हाँ बैठिए भाई। बैठिए कहीं बैठिए भाई, जगह तो है अभी। कहाँ चले, इतना समय हो गया, 8-10। हेलो हेलो। आपका बता दिया जाए कि आज से आईपीसी चलेगी पहले पीरियड में, और सेकंड पीरियड में एविडेंस चलेगा। और आईपीसी आपका लंबा चलेगी, तो चूँकि बड़ी है और एविडेंस छोटा है तो उसको थोड़ा समय कम ही दिया जाएगा। आप देखिए, आपका मैंने ये बताया जा रहा है कि अब समय आपका बिल्कुल कम है बिहार एपीओ की लिए, और आपका माइनस मार्किंग भी है। तो थोड़ा बहुत कई लोग कहे कि एक बार क्लास में भी आप बता दीजिए ताकि सतर्क रहें लोग। तो माइनस मार्किंग में जब भी आप करिए, वैसे कम है माइनस मार्किंग 1/4 है, तो आप 10-12 इधर आगे बैठे हो या 3 लोग बैठ जाइए उधर। माइनस मार्किंग में सतर्कता ये बरतनी है कि 10-12 क्वेश्चन पर रिस्क लीजिएगा। अगर आप देखिएगा कि 60-70 क्वेश्चन हमें आ रहा है और 10-12 नहीं आ रहा है तो 80 तक पहुंचा दीजिए 70 के बाद। क्योंकि अगर आपका 10 क्वेश्चन गलत भी होता है तो केवल 2.5 क्वेश्चन सही आपका जाएगा। तो मैंने 1/2, 1/3 नहीं, 1/4 माइनस मार्किंग है। रिस्क 10-12 क्वेश्चन का लीजिएगा, यह नहीं कि। और रिस्क लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि सर ने क्या लेक्चर दिया है, उस लेक्चर के आधार पर कंसेप्चुअल रिस्क लीजिएगा, ये नहीं कि आपका फालतू। क्योंकि भाई मैंने पिछली बार भी यूपी जे यूपी एपीओ जो भी एग्ज़ाम हुआ, लोग यही कह रहे थे कि आप, मैंने लग रहा है कि सर ने ही क्वेश्चन बनाए हैं सब, और एकदम लेक्चर आपके दिमाग में भूत जैसे घूम रहा था, जैसे भूत हमेशा घूमता रहता है लोगों के दिमाग में। तो लेक्चर का फ़ायदा निश्चित रूप से आपका होगा, और उसका ये तरीका है कि इस समय जो क्लास चल रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि साल भर आप पढ़े हैं और 10 दिन पढ़िए तो बराबर इस समय माना जाता है। इस समय दिमाग भी तेज काम करता है और एकदम लोग अस्थिर होकर पढ़ते एग्जाम के प्रेशर में। तो भाई आइए आईपीसी शुरू किया जाए, और फिर एक बार बताया जाए कि आप आईपीसी में जो भी पढ़ाया जाए, सबसे अच्छा तरीका ये है इस समय कि आप 10 पेज याद, माने 10-12 पेज में 511 धाराओं को समाहित करिए 10-12 पेज में, ताकि ट्रेन उन में जाते समय क्या किया जाए उसको मैं लिखवाते भी जाऊंगा, एक एक 2-2 लाइन, और वहीं लास्ट में आप पढ़िए, और कुछ उपाय नहीं है अब तक का जो इतिहास रहा है क्वेश्चन का। आइए आईपीसी की सबसे पहले भूमिका से क्वेश्चन बन जाता है भाई। आपका भूमिका से शुरू किया जाए। इंडियन पेनल कोड आपका 1860, इसका पहले तो निर्माण से ही एक क्वेश्चन बन जाता है। डिटेल में निर्माण नहीं बताया जाएगा, शॉर्टकट में ही बताया जाएगा जहां से क्वेश्चन आता है। यूपीजे ने, आपका यूपी एपीओ ने ये क्वेश्चन बनाया है आईपीसी के तहत कि आईपीसी का निर्माण आपका एचजीएस में ही बना है भाई। ये क्वेश्चन एचजीएस में बना यूपी के
कि आईपीसी का निर्माण किसने किया। अब देखिए पहला ही विवादित क्वेश्चन आ गया। अगर ये पूछे कि आईपीसी का निर्माण किसने किया, तो किसने का मतलब व्यक्ति पूछ रहा है। और अगर इसी में एक लाइन आपका दे दे कि आईपीसी का निर्माण किस विधि आयोग ने किया, तो ये अलग आंसर जाएगा, दोनों अलग अलग है। तो जो ड्राफ्टकर्ता यूपीएससी में पूछा गया है तो वह लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन। आगे बैठिए भाई, आकर इधर आकर बैठिए, पीछे नए लोग तो आगे बैठे हैं, पुराने लोग भाई पीछे बैठने दीजिए। तो आईपी लिख लीजिए भाई, आईपीसी का निर्माण किसने किया। एक सेकंड भाई, कोई आ गया, 1 मिनट भाई, आ रहे हैं कुछ।
देखिए इसी में आपका पहला क्वेश्चन जो अच्छा बनता है वह बताया जा रहा था। अगर ये 6 में भी पूछा जा चुका है कि आईपीसी का निर्माण किसने किया, तो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले मार कर आइएगा, या आईपीसी का जनक कौन है अगर पूछ ले तब भी मैकाले। शॉर्टकट में ही देता है, पूरा नाम नहीं देगा, तो क्या मार कर आएंगे, लॉर्ड मैकाले। इसके बाद आपका या आईपीसी का ड्राफ्ट करता भी पूछे तो लॉर्ड मैकाले, निर्माण करता पूछे, अब घबराना नहीं है, फादर पूछे तब भी क्या करेंगे, लॉर्ड मैकाले। अब दूसरा मॉडल आपका जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि आईपीसी का निर्माण किस विधि आयोग ने किया तो अगर लॉ कमीशन पूछे तो प्रथम विधि आयोग, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आपका फर्स्ट लॉ कमीशन लिख लीजिए भाई, शॉर्टकट में लिखते रहे सही रहेगा, 10-12 पेज का नोट्स बनाइए अब इस समय। आपका आईपीसी का निर्माण किस विधि आयोग ने किया, तो शॉर्टकट में लिखना है फर्स्ट लॉ कमीशन। फिर यूपी ने बनाया कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया। यहाँ से लोग गलती करते हैं ज़्यादा, तो लिखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, बस मेन पॉइंट लिखिए भाई, गलत ना हो, ये गलत ज़्यादा होता है जो लिखवाया जा रहा है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर मैंने विलेख होता है, हिंदी में उसको विलेख कहते हैं। चार्टर एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, फर्स्ट लॉ कमीशन। ये आपका पूछा जा चुका है, यूपी में जे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आया जाए। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस सन में किया गया, ये सन महत्वपूर्ण है, तो अगला लिख लीजिए फर्स्ट लॉ कमीशन या प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में किया गया। 33 न मार दीजिएगा, 1834। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है, ये यूपी एपी और ये दोनों में बन चुका है भाई, 1834। इसके बाद आपका बनता है कि आपका जो क्वेश्चन बनता है वह आगे बढ़ा जाए। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, और 3 सदस्य थे, तो सदस्य तो कम पूछा जाता है, कुल 4 लोग थे, एक अध्यक्ष और 3 क्या सदस्य। और इस प्रथम विधि आयोग ने बहुत तेजी से कार्य किया। 1937 में आईपीसी का ड्राफ्ट बना दिया, फिर आईपीसी का रिवीजन होता है, और रिवीजन के बाद आपका गवर्नर जनरल की परिषद इसे पास करती है, तो वह डेट आपका पूछा जाता है। बैठिए भाई, 3 लोग हो जाइए। वह डेट पूछी जाती है क्या, ये यूपी में भाई जीएस में भी आ चुका है, सतर्क रहना ये क्वेश्चन कि आईपीसी का निर्माण किस सन में हुआ, तो सन ही केवल नहीं लिखना है, डेट वाइज पूछा जाता है कि आईपीसी का निर्माण कब हुआ, तो स्पष्ट लिखिए 6 अक्टूबर 1860 मार कर आइएगा। डेट याद रखिए, कौन सी डेट, 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी का निर्माण हुआ, तो निर्माण की तिथि क्या हो गई, 6 अक्टूबर 1860। एक बार आपका जीएस में सन केवल पूछा गया, तो निर्माण का सन पूछे तो 1860 मारिएगा। मैं फिर बता दूं, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि आपका किस गवर्नर जनरल ने आईपीसी पर अपनी अनुमति प्रदान की, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो लॉर्ड कैनिंग ने। लिखिए 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को, पूरा वाक्य लिखिए भाई, 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग अंडरलाइन करके जाइएगा, ये भी यूपी में आ चुका है। लॉर्ड कैनिंग ने
इस पर अपनी अनुमति प्रदान की, इस पर अपनी एसेंट प्रदान की। अगला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जब निर्माण हो गया तो कहाँ प्रकाशित किया गया कानून, तो कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया। लिख लीजिए, आईपीसी का प्रकाशन कलकत्ता गजट में हुआ। कहाँ किया गया, ये भी जीएस में आया है। मैंने लास्ट से ज़्यादा तो जीएस में पूछ ले रहा है कि कहाँ किया गया, तो कलकत्ता गजट में। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि आईपीसी कब लागू हुई, तो आपका लागू की डेट पूछे तो 1 जनवरी 1862। लिखिए, आईपीसी के आगे बाजे, इधर बैठिए, हाँ यहाँ बैठिए, सुभाष बैठ। आईपीसी की प्रवर्तन तिथि या लागू होने की तारीख पूछे तो आप मारिएगा 1 जनवरी 1862। प्रारंभ की तिथि, लागू होने की तिथि, सतर्क रहिए यहाँ से भी। इसके बाद आईपीसी में आपका 23 अध्याय 511 धाराएं हैं, ये लिखवाना नहीं है, लेकिन बिहार ऐसा भी मॉडल बना रहा है, एविडेंस में बना दिया, तो भाई रट कर जाइएगा। कितने अध्याय, 23, और टोटल कितनी धाराएं, 5 से, ये लिखवाया नहीं जाएगा, एक बार बता दिया जाए, हमारा कर्तव्य है भाई। इसके बाद आपका आईपीसी का जो निर्माण किया गया, अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि आईपीसी दांडिक मामलों की कैसी विधि है, सामान्य विधि यानी कि साधारण विधि है कि विशेष विधि है कि अस्थानीय विधि है। अगर उपर्युक्त सभी दे दे तो उपर्युक्त सभी न मारकर केवल और केवल सामान्य या साधारण मारना है। अब मॉडल ज़्यादा चलना है इस समय। लिखिए, आईपीसी आपराधिक मामलों की एक आपका सामान्य या साधारण विधि है, जनरल लॉ, सामान्य विधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आइए थोड़ा तेजी लाइए। अगला क्वेश्चन सामान्य बनता है, झारखंड में भी बना था कि आईपीसी में सबसे कम दंड का प्रावधान किस धारा में है, तो वह 510 है कि लोक स्थान में आपका कह सकते हैं मत व्यक्ति द्वारा अवचार, यानी कि लोक स्थान में मत व्यक्ति द्वारा अवचार, ये भी आजकल क्वेश्चन बन रहा है। और आपका धारा 510 दंड लिख लीजिएगा तो 24 घंटे का कारावास या 10 रुपया जुर्माना या दोनों। भाई अभी आया था आपका क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन बिहार भी बना सकता है, ये भी याद रखिए ये क्वेश्चन। इसके बाद आपका देखा जा कह सकते हैं आईपीसी की कौन कौन सी धारा अवैध है, इस पर एक मॉडल निश्चित तौर पे 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा और तीनों धाराओं को लिख लेना है केस सहित। यहाँ फिर एक बार लिखिए, धारा 303, 497 और 377, ये 3 धाराओं पर केस भी लिखना है। और आपका कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ, रिवीजन कर लीजिए। आपका 303 धारा असंवैधानिक है, अवैध है, तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि 303 धारा को किस केस में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। अब रटिए, मिट्ठू सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। भाई जानते हो तो न लिखिए, वो अलग बात है, न जानते हो तो लिखिए मिट्ठू सिंह वर्सेज क्या, बैठिए 3 लोग हो जाए भाई, बैठिए। मिट्ठू सिंह वर्सेज पंजाब राज्य 1983। फिर 497 पूछा गया था कई राज्यों में, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और 377 नवतेज सिंह जौहर। आगे बताया जाएगा, यहाँ छोड़ सकते हैं, बस 3 धारा लिखिए। 377 आंशिक रूप से अवैध हैं, पूर्ण रूप से नहीं, यानी कि धारा 337 क्या है, आंशिक रूप से, और 2 धाराएं पूर्ण रूप से है। अगला क्वेश्चन आइए अब आपका, आपराधिक मामलों में जो देखा जाता है, एक अपराध के तत्व से क्वेश्चन बन जाता है कि अपराध का कौन आवश्यक तत्व नहीं है, उसी में भरमाता है, खूब भरमाता है क्वेश्चन। तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला मानव,
दूसरा मानव के मन में दुराशय, तीसरा मानव द्वारा कोई कार्य या लोप, और चौथा ऐसे कार्य या लोप के कारण क्षति। तो अब यहाँ जो पूछा जाता है क्वेश्चन का मॉडल हमें देखना है। वह मॉडल ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व है। अब है में देखिए कैसे मॉडल यूपीएपीओ ने बनाया है। हेतुक, आचरण और आशय, 4 ऑप्शन दिया था। हेतुक, आशय और दे देगा उपर्युक्त सभी। तो अपराध का आवश्यक तत्व इसमें से हमने 4 में से कौन इसमें मिल रहा है बताइए। तो हमने तो 4 बताया, मानव द्वारा कोई कार्य या लोप, दूसरा, तीसरा दुराशय या आशय, और चौथा क्षति। तो इसमें कौन सा मिल रहा है हम फिर बता दें, हेतुक, आशय, उपर्युक्त सभी। तो अपराध का आवश्यक तत्व कौन है इसमें, आशय है। कौन है इसमें आशय? कोई मेंस रिया या इंटेंशन लिखेगा, आपराधिक मन स्थिति लिख सकता है, दुराशय लिख सकता है, सतर्क रहना है। इंग्लिश वर्जन इंटेंशन या मेंस रिया। फिर अब झारखंड का मॉडल आइए आगे बैठिए भाई। अपराध के लिए कौन सी चीज आवश्यक है? यहाँ भी लोग गलती करके आ जाते हैं भाई। अपराध के लिए 2 चीजें आवश्यक है, एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। अब झारखंड का मॉडल देखिए, अभी हम लिखवा दे रहे हैं इसको। अपराध के लिए 2 बातें आवश्यक है, एक एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य, और दूसरा आपका मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय। लिखिए तो अपराध के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। ये अभी झारखंड में पूछा गया था भाई एपीओ में। ठीक है भाई, ज़्यादा लोग मेंस दिए हैं, लेकिन ये नहीं कि आप सतर्क रहिए। ये रिवीजन बैच चल रहा है, कोई पढ़ाया नहीं जा रहा है। ज़्यादातर चीज़ें आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि इस समय एक बार स्मृति ताज़ा करा दिया जाए, मेमोरी रिफ्रेश करा दिया जाए। तो फिर धारा याद रखिए एविडेंस की, मेमोरी रिफ्रेश की धारा के तहत 159 और गवाही दीजिए 160 और विपक्षी का अधिकार 161। ऐसे तैयार करिए इस समय कम समय में। आइए देखा जाए आपका जो अपराध के लिए 2 तत्व आवश्यक है। पहला आपराधिक कार्य यानी कि इंग्लिश में देगा एक्टस रिया, और दूसरा क्या है, मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय। अब दोनों मार्क कराइएगा, फिर मैं बता दूं क्या मार्क कराना है, दोनों। अब अगला क्वेश्चन आइए, अपराध के चरण भी निपटा दिया जाए। सामान्यतः अपराध के 4 चरण होते हैं, एक इंटेंशन या आशय, दूसरा आपका तैयारी, तीसरा प्रयत्न, और चौथा कार्य की पूर्णता। फिर एक बार समझिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन गवर्न करना है। अपराध के 4 चरण होते हैं, पहला आशय, दूसरा तैयारी, तीसरा आपका प्रयत्न, और चौथा आपका कार्य की पूर्णता। जैसे कि सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार आता है, विचार के बाद उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए वह तैयारी शुरू करता है, तो आशय भी दंडनीय नहीं है। दूसरा आपका तैयारी भी सामान्यतः दंडनीय नहीं है, क्योंकि तैयारी के बाद भी वह अपना विचार क्या कर सकता है, बदल सकता है। अब यहीं से पहला क्वेश्चन अटैक करना है। देखिए पहला क्वेश्चन भाई, एक महिला दौड़ती हुए कुएं की तरफ जा रही थी, तब तक अभी कूदी नहीं तो 2-3 लोग पकड़ लिए। महिला ने कौन सा अपराध किया? तो आत्महत्या का प्रयास का अपराध किया कि नहीं? चलिए ठीक है भाई, कम से कम बता तो दे रहे हैं। क्यों नहीं किया? क्योंकि कुएं में कूदने से पहले वह अपना विचार क्या कर सकती थी, बदल सकती थी। इसीलिए आपका याद रखिए, ये रकम्मा का केस है। किसका केस है? रकम्मा। ये आपका तैयारी माना गया, और सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं। इसके बाद प्रयत्न सदैव दंडनीय है। तो अगला क्वेश्चन उठता है
कि आपराधिक प्रयत्न की परिभाषा किस धारा में दी गई है? भरमाने वाला क्वेश्चन कहीं दी गई है कि नहीं? नहीं दी गई है। तो अभयानंद का केस किससे संबंधित है? आपराधिक प्रयत्न। और यानी कि प्रयत्न का मतलब ये हुआ कि अपराध करने के दिशा में पहला कदम बढ़ा देना। जैसे कि 10 जहर की डोज से आदमी मरेगा, तो जैसे ही पहली डोज दी गई वह प्रयत्न माना जाएगा। याद रखिए। अभी गिलास में या भाई देखिए इस पर समस्या बनी है। एक आदमी जहर गिलास में घोर दिया कि बी को देंगे, लेकिन अभी दिया नहीं है, मेज पर रखा है। तो बताइए तैयारी है कि प्रयत्न? तैयारी। जब तक कि पिला न दे तब तक क्या होगा? तैयारी। और पिलाने का प्रयास किया तो प्रयत्न, भले न पिया हो। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, अभी विचार बदल सकता है। ये भी याद रखिए कि चलो जहर फेंक दिया जाए। अगला ये कार्य की पूर्णता, मैंने कार्य सफल हो गया। तो अपराध के चरण भाई क्रम से याद रखिएगा कौन कौन है? पहला आशय, दूसरा तैयारी, तीसरा प्रयत्न और चौथा कार्य की पूर्णता। अब फिर क्वेश्चन दागा जाए, कौन सा ऐसा अपराध है जो प्रत्येक चरण में दंडनीय है? तो एक है अपराध डकैती। भाई रट डालिएगा, पूछा गया था। ये राजस्थान एपीओ का क्वेश्चन है, उसको लिखिए। डकैती ऐसा अपराध है जो सभी चरणों में दंडनीय है। यानी कि डकैती के लिए एकत्र होना, डकैती की तैयारी करना, डकैती का प्रयत्न करना और डकैती करना, चारों स्टेज में ये दंडनीय है। तो कौन सा अपराध आप मार्क कराएंगे? डकैती। अगला क्वेश्चन आइए भाई आपका, ये आपका माने क्रम भी निकल गया। इसके बाद से आपका सेक्शन वाइज डायरेक्ट अब शुरू किया जाए, क्योंकि सामान्य बातें आपकी समाप्त हो गई शॉर्टकट में। अब डायरेक्ट सेक्शन उठाया जाए। आइए सेक्शन में अध्याय 1 चला जाए। किसी भी कानून का अध्याय 1 आपका सामान्य बातें बताता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और 2-2 लाइन सिद्धांत के साथ मैं लिखवा रहा हूँ। इसी समय भाई केस अलग से न लिखवाया जाए, यहीं 8-10 पन्ने में सिद्धांत भी और केस भी लिख लेना है, ताकि कम से कम आईपीसी चल रहा हो तो ये तो सिद्धांत अलग से न लिखवाया जाए, केस। आइए धारा 1, किसी भी कानून की धारा 1 आपका 2-3 चीजें बताती हैं। देखिए क्या क्या बताती हैं। उद्देश्य का बता दिया गया है भाई, साधारण दंड संहिता। धारा 1 संक्षिप्त नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो लिखा गया है, यह अधिनियम आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860 कहलाएगा, और इसका विस्तार कहाँ होगा? तो संपूर्ण भारत पर होगा। तो तुरंत क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू कश्मीर पर विस्तार है कि नहीं है, और आपका जो जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द था उसको निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो फिर क्वेश्चन नया बन सकता है कि आईपीसी को जम्मू कश्मीर राज्य में कब लागू किया गया? तो वहीं लिखिए 31 अक्टूबर 2019 लिखिए। धारा 1 में लिखना है 31 अक्टूबर 2019 को आईपीसी जम्मू कश्मीर में लागू की गई। भाई धारा 1 में संशोधन है, याद रखिएगा। इसके बाद आइए आगे बढ़ा जाए भाई, हल्का तेजी लाइए। ये डेट हो सकता है पूछ ले, 31 अक्टूबर 2019। इसके पहले आपका जम्मू कश्मीर राज्य में जो कानून लागू था वह रणवीर दंड संहिता था। अब रणवीर दंड संहिता न होकर वहाँ भी क्या लागू हो गया? आईपीसी। ये आईपीसी को उर्दू में कहते हैं भाई ताजे रते हिंद, और धारा को कहते हैं दफा। फिल्मों में आईपीसी नहीं बोला जाता, ताजे रते हिंद की दफा 302 ये बोला जाता है, के तहत आपका दंड दिया जाता है। आइए धारा 2 और 3 से क्वेश्चन निश्चित बनते हैं। धारा 2 और 3, तो धारा 2 और 3 में कुछ सिद्धांत भी हैं, कुछ कोरिलेशन भी हैं, और आपको सिद्धांत से अच्छे से कवर करना है
और आपका सिद्धांत ये है धारा 2 में कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, यानी कि पहले कानून बनाइए, उस कानून का कोई उल्लंघन करे तब आप उसे सजा दीजिए। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और ऐसी दशा में वह कार्य कहीं दंडनीय नहीं है तो वह व्यक्ति कहीं भी दंड का भागी आपका आईपीसी के तहत नहीं होगा, क्योंकि विधि के बिना अपराध संभव नहीं है। तो संविधान में भी ये बात लागू होती है, दो जगह से जोड़ना है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। ये सिद्धांत आईपीसी में कहाँ समाहित है, तो धारा 2 में, और संविधान में पूछ ले तो अनुच्छेद 20 का क्लाज 1। देखिए भाई, आपका इसको थोड़ा इसी में थोड़ा 2-4 मिनट लगेगा। धारा 2, 3, 4 में पहला क्वेश्चन जो बनता है कि भारत के भीतर अपराधों के लिए कौन सी धारा आईपीसी की कहती है कि व्यक्ति भारत में दंड का भागी होगा, तो धारा 2। और भारत से बाहर अपराधों के लिए अगर प्रावधान पूछे तो धारा 3 और धारा 4। रटे रहे, इसको लिख लीजिए। तो लिखिए आईपीसी का विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार लिख लीजिएगा, तब हम उसको बंटवारा करवा दे रहे हैं यहीं ताकि गलत ना हो। आईपीसी का क्षेत्रीय विस्तार, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। यानी कि इंटरनल का मतलब लिखिए अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। फर्स्ट लिखिए तो अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। न समझ में आए तो पोस्ट में लिख लेना है भारत के भीतर अपराध। पूछ सकता है भाई, ये ऐसा मॉडल बना है कि भारत के भीतर अपराध या अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से कौन सी धारा संबंधित है, तो गलत न हो, कौन सा सेक्शन है, 2। और सेकंड लिखिए बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, एक्सटर्नल टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहा जाता है। बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, न समझ में आए तो लिख लीजिए भारत से बाहर किए गए अपराध। भारत से बाहर किए गए अपराध, एक्सटर्नल टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अगर ये सेक्शन पूछे तो आपका जवाब रहेगा 3 और 4। कौन सी धारा? 3 और 4। धारा 2 में लिखिए भाई पहले सिद्धांत। धारा 2 में सिद्धांत पूछ सकता है। धारा 2 में यह सिद्धांत समाहित है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। धारा 2 में यह सिद्धांत समाहित है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में भी समाहित है। वहां भी पूछ सकता है, संविधान है ही। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद किस में, 20 के किस क्लाज में, 1 में भी समाहित है। देखिए आपका धारा 2 पढ़ दिया जाए, आपका बेरक तो भाई घर पर ही पढ़ना। देखिए एक बार बता दिया जाए, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। भले आप शब्द न पकड़े हों, लेकिन अब तो ये मेंस में भी पूछा जा रहा है आईपीसी का विस्तार। देखिए एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप भले न पकड़े हो, लेकिन कैसे पकड़ा जाता है सब। हर व्यक्ति तो आपका जो BHULLM में बनाया, अभी हम धारा 3, 4 में आएंगे। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, हर व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द एक उठा कर दे दिया कि क्या लिखा गया है। तो लिखा क्या गया धारा 2 में, हर व्यक्ति।
हर व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि भारत में चाहे वह विदेशी हो या देशी हो, अगर भारत की सीमा के अंदर आईपीसी के उल्लंघन में, आईपीसी के विरोध में या आईपीसी में दिए गए किसी कार्य या लोप को करता है, तो वह ऐसी दशा में वह भारत में आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। तो तुरंत विदेशी बना लीजिए। क्या कोई विदेशी भारत में आकर अपराध करता है तो आईपीसी के तहत वह दंड का भागी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पहला शब्द क्या लिखा है, और हर व्यक्ति का मतलब कि भारतीय व्यक्ति भी और कौन सा, विदेशी। हर व्यक्ति याद रखिएगा। केस आपको लिखना पड़ेगा। अगला सिद्धांत हम अभी लास्ट लाइन से बताएंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, अंतिम शब्द। लेकिन जो केस आता है कि विदेशियों पर भी आईपीसी लागू होती है और वह भारत में आए हैं तो दंड के भागी होंगे, वह केस याद रखिए। एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य, लिखिए एमएच जॉर्ज वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। मेयर हंस जॉर्ज पूरा नाम है, पूरा नाम है मेयर हंस जॉर्ज। एमएच जॉर्ज वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में निर्णय दिया गया कि आईपीसी विदेशियों पर भी लागू होती है। देखिए शॉर्टकट में लिखवाया जा रहा है, ज़्यादा समझिए भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विदेशी भारत में आता है और यहाँ अपराध करता है तो वह भारत में आईपीसी के तहत दंड का क्या होगा, भागी। अगला लास्ट शब्द काफी महत्वपूर्ण है, अन्यथा नहीं, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता। इसका मतलब ही यही निकला, यहीं से निकला है अर्थ। बहुत महत्वपूर्ण मतलब निकला है कि विधि के बिना अपराध संभव, अर्थात पहले कानून हो, व्यक्ति कानून का क्या किया हो, उल्लंघन, और आईपीसी का उल्लंघन किया हो तो दंड पाएगा। और अगर आईपीसी में वह कार्य अपराध नहीं है तो वह भारत में दंड का भागी नहीं होगा। तो अन्यथा शब्द से ही निकला है कौन सा सिद्धांत, विधि के बिना अपराध संभव नहीं। अगला ये धारा 3 और 4। धारा 3 और 4 भारत के बाहर के अपराधों में लागू होगी। तो अब अगला क्वेश्चन, आईपीसी लागू होती है भारत के अंदर के अपराधों में, भारत के बाहर के अपराधों में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत से बाहर अपराधों की व्यवस्था किस धारा में की गई है, 3 तथा 4 में। और इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है 3 और 4 में क्या अंतर है। तो 3 एक सामान्य प्रावधान है और उसको स्पेशलाइज करती है धारा 4। अब 3-4 में पहले अंतर समझ लीजिए। तो धारा 3 ये बताएगी कि विदेश में अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो वह भारत में आईपीसी के तहत दंडित हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है, विदेश में अपराध किया है तो इसका स्पेशलाइजेशन धारा 4 करती है। यानी कि धारा 4 उस परिस्थिति को बताती है जिस परिस्थिति में कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है तो वह भारत में दंड का क्या होगा, भागी। फिर एक बार देखिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ। विदेश में अपराध करने पर व्यक्ति भारत में दंडित होगा आईपीसी के तहत। सामान्य नियम किसमें है, 3। और कब दंडित होगा वो कंडीशन किस धारा में बताई गई है, 4। यही एक लाइन याद रखना है। सामान्य नियम किसमें है, 3, और स्पेशल नियम 4। अब देखिए 3 क्या, हाँ एक लाइन और बता दिया जाए। क्वेश्चन बना है ये आईएएस में भाई, संविधान में बन सकता है। कौन सक्षम है जो ऐसा कानून बना सके जो भारत के बाहर लागू हो? दे देगा संसद, दूसरा राज्य विधानमंडल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो केवल और केवल कौन,
संसद मार्ग कर जाना है। अनुच्छेद वाइज पूछे तो अनुच्छेद 245 का क्लाज 2, एक लाइन लिख लीजिए। तो अनुच्छेद 245 के क्लाज 2 के तहत, अनुच्छेद 245 भाई 145 नहीं, अनुच्छेद 245 के क्लाज 2 के तहत केवल संसद ही सक्षम है, भाई संग न मार दीजिएगा, वहां संसद लिखा है, केवल संसद ही सक्षम है जो ऐसा कानून बना सके, जो ऐसा कानून बना सके जो भारत से बाहर लागू हो। ये क्वेश्चन जीएस में आया है भाई, आईएएस में। वैसे बता दिया जाए संविधान है और टेक्निकल क्वेश्चन बन जाए तो भाई ये तो जरूर सही बात है कि साल भर पढ़ाइए तब भी संविधान कम ही रहता है, और टेक्निकल आ जाए थोड़ा तो कुछ गलतियां हो सकती हैं। लेकिन इधर तो ज़्यादा कवर करिए, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में तो कम गलती करिए, 2-4-5 क्वेश्चन छोड़ना हो तो संविधान में छोड़िए, क्योंकि वो लाख पढ़ाया जाए कवर नहीं होगा। आपका पढ़ाया गया सबसे ज़्यादा संविधान ही कोचिंग में चला है जब से बिहार एपीओ चल रहा है। आगे देखिए भाई, एक बार डायरेक्ट पढ़ दिया जाए। भारत से परे, धारा 3 हम बता रहे हैं भाई, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। तो भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति कार्य किया है और भारत में वह विचारण का पात्र है, तो कानून ये कहता है कि वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा, और ये समझा जाएगा। फिर आ गया, जहां भी शब्द समझा जाएगा आए, यानी कि डिम्ड मतलब कि वास्तव में वो है नहीं लेकिन कल्पना कर लिया जाएगा। तो जैसे कि किसान आंदोलन में वास्तव में कुछ शरारती तत्व उसमें प्रवेश करके और लाल किले को अपवित्र कर दिए, लेकिन बदनाम कौन हो गए? किसान। अब सरकार के पास शक्ति है, 144 लागू हो गई और धीरे धीरे टेंट गांव वाले उखाड़ ही दिए, लाल किले पर झंडा फहरा दिए लोग खालिस्तानी, और उसके बाद सरकार 2-4 दिन में लठिया कर क्या करेगी? भगा देगी। सरकार की एक चाल भी हो सकती है कि चलो लाल किले तक चलो, उसके बाद हम बताएंगे बाद में, आधार पकड़ शुरू। अब विदेश जाने से क्या क्या कर दिया गया, रोक दिया गया कि भाग न पाए, और भारत में कहीं भी होगी तो एनआईए सब पकड़ ही लेगी, कहाँ भागेंगे, और उसके बाद जेल में चले जाएंगे सब नेता परेता, तो आंदोलन कौन करेगा? तो इस समय ये भी समस्या है कि आंदोलन के जो नेतृत्व करता है भाई, जनता उनके बस में नहीं है। कोई भी आंदोलन हो, आपका जनता किसी के बस में नहीं है, उग्रता से तोड़ फोड़ इत्यादि कर दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले नेताओं की लोग सुनते थे, अब कौन सुनता है? नेता कहे तो इधर तो चले जाएंगे उधर। तो आगे चलिए भाई, मानो का मतलब ये हुआ कि ये माना जाएगा कि अपराध कहाँ किया गया था? भारत में। और वास्तव में कहाँ किया गया? विदेश में। अब तुरंत सीआरपीसी की 3-4 धाराएं रट डालना है। अभी बता, पूरी सीआरपीसी खत्म भी की गई है, 4 धारा कम से कम दिमाग में बैठाइए। पहला 166 ए, विदेश में अन्वेषण कराना है तो 166 ए के तहत कल ही बताया गया क्या जारी होगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। विदेश में अगर अपराध किया है तो भारत में जांच और विचारण का स्थान सीआरपीसी की धारा 188 बताती है। 188 जांच या विचारण कहाँ होगा? तो बस एक लाइन याद करके जाइएगा, जहां वह पाया जाए। कहाँ होगा? जहां वह पाया जाए। और किसकी पूर्व मंजूरी से? राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार?
हाँ रट कर जाइए किसकी, और भारत से बाहर साक्ष्य लेना हो तो 189 सीआरपीसी आपका क्या जारी होगा, कमीशन। 3 धाराएं तो रट कर जाइए। फिर एक बार बताइए, क्वेश्चन निश्चित आता है, जाकर देखिए कंपटीशन में। 166 रट कर जाइएगा, 188 और 189। और धारा 3 आइए, अगर भारत से बाहर अपराध किया है तो माना क्या जाएगा कि विदेश में अपराध किया कि भारत में। और आईपीसी के तहत वह अगर विचारण का पात्र है तो आईपीसी के तहत दंड का क्या होगा, भाग। अब देखिए धारा 3 के बाद 4। धारा 3 केवल ये बताती है कि अगर वह भारत में विदेश में किए गए अपराध के लिए विचारण का पात्र है तब भारत में दंड का भागी होगा, आईपीसी के तहत। लेकिन कब भारत विदेश में अपराध किया है तो वह भारत में दंड का भागी होगा, इसका निर्धारण 3 नहीं करेगी बल्कि कौन धारा करेगी, 4। यानी कि धारा 4 उन परिस्थितियों को बताती है जहां की कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया लेकिन भारत में विचारण का क्या होगा, पात्र। अब आइए 4 से भाई शब्दशः क्वेश्चन बनता है, और शब्दशः बना है कंपटीशन में, बेचवे ले लें, शब्द गलत ना हो। आपका भले अभी पहला दिन है पीसी का, थोड़ा स्पीड उतना तेज नहीं की जाएगी, आपका कल से और स्पीड तेज होगी, क्योंकि पहला दिन थोड़ा समझाया जाता है, बुझाया जाता है, और नहीं समझेंगे तो दूसरा दिन क्या होता है, जैसे पुलिस लठियाना शुरू करेगी। अभी अब किसानों को समझा रही हैं कि मान जाइए, 100 नोटिस थमा दी गई हैं कि आंदोलन समाप्त करिए, 144 भी लागू, उसके बाद 129 का प्रयोग, और नहीं मानेंगे तो अर्धसैनिक बल 130 सीआरपीसी वो आपका चलता रहेगा। तो उसी प्रकार धारा 4 शब्दशः तैयार रखिए, गलत ना हो। देखिए, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, एक बार तो हेडिंग ही बन चुका है, हेडिंग यानी कि इंटर टेरिटोरियल की एक्स्ट्रा। हाँ देखिए आपका इस संहिता के उपबंध, इस संहिता मतलब आईपीसी के उपबंध। पहला देखिए, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी भारत के नागरिक द्वारा, यहाँ भी समस्या बनती है कि अगर भारत से बाहर कोई भारत का नागरिक अपराध करता है और वह आईपीसी के तहत दंडनीय है तो भले विदेश में वह भारत का नागरिक अपराध किया हो, वह भारत में दंड का क्या होगा, भागी। तो भारत का नागरिक कहाँ अपराध किया हो, विदेश में, वह अपराध विदेश में अपराध हो कि भारत में, और किसके तहत अपराध हो, आईपीसी। अब नागरिकता एक समस्या बन सकती है भाई कि वह भारत का नागरिक कब हो, अपराध करने के पूर्व, अपराध करने के बाद, अपराध करने के समय। तो कब दंड पाएगा, हाँ अपराध करने के पूर्व की पश्चात के समय। तो पागल कब हो आईपीसी 84 में, ये भी पूछा गया 3-4 बार। अनसाउंड माइंड कब होना चाहिए, अपराध के पूर्व के अपराध करते समय के अपराध के बाद, रटते रहे कब हो, अपराध करते समय। देखिए आगे भाई, कोरिलेट इस समय ज्यादा करिए, यानी कि पूरी धाराएं इस समय दिमाग में इधर नाचनी चाहिए, और आप यानी कि पूरी धाराएं तैयार रखिए ताकि जहां से भी आ जाए कह सकते हैं किसी भी हाल में गलत न हो। अगला देखिए भाई, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को, यानी कि अगर कोई विमान भारत में रजिस्टर्ड है, पोत रजिस्टर्ड हो, तो चाहे उस विमान पर, चाहे वह विमान विश्व में कहीं रहे, और कोई व्यक्ति करे, चाहे विदेशी के प्रति करे, भारतीय नागरिक के प्रति करे, भारतीय नागरिक उस विमान पर विदेशी के प्रति करे अपराध, या विदेशी किसके प्रति करे, भारतीय नागरिक के प्रति, तो आईपीसी के तहत ऐसे लोग दंड के क्या होंगे, भागी। लेकिन भारत में वह विमान या पोत क्या हो, रजिस्टर्ड या पंजीकृत हो। अब यही समस्यात्मक क्वेश्चन, एक विमान है और भारत में रजिस्टर्ड नहीं है,
और इंग्लैंड में 2 विदेशी उसी विमान पर लड़ जाते हैं, भारत का है लेकिन भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वे विदेशी भारत में सजा पाएंगे आईपीसी के तहत? नहीं, क्योंकि वह विमान भारत में क्या नहीं है। अब यही समस्या बनता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। पंजीकृत एक बार जरूर देख लीजिएगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो दंड न दिलवाइएगा। तीसरा, कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधनों को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है। तीसरा खंड भी काफी महत्वपूर्ण है, ये 2008 में आपका जोड़ा गया और 2008 में जोड़ा गया है। यहीं से क्वेश्चन आपका BHULLM में बनाया। कोई व्यक्ति, अब दिया था एक व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, कोई व्यक्ति, तो क्या लिखा है तीसरा खंड में? कोई व्यक्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, चाहे भारत का नागरिक हो या विदेश का हो, विदेश में है और वहां से दूर संचार माध्यम से अपराध कर रहा है और भारत के कंप्यूटरों को लक्ष्य बनाते हुए कर रहा है, तो कंप्यूटर शब्द बहुत व्यापक है, इसमें आपका जितने इलेक्ट्रॉनिक ये है, मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन, कंप्यूटर, ये सब इत्यादि आ जाएंगे। यानी कि आपका जो हैकर होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ATM हैक कर लिया तो मोबाइल हैक कर लिया तो नंबर हैक कर लिया तो पासवर्ड हैक कर लिया तो पासवर्ड चोरी कर लिया, ये सब आपका। तो विदेश में, भले विदेश में बैठकर अपराध किया हो, लेकिन वह भारत में दंड का क्या होगा? भागी। और इसके लिए एक अलग कानून बनाया भाई, IT एक्ट, जिसमें कि साइबर अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। तो तीसरा खंड सतर्क रहना है, कोई व्यक्ति और भारत से बाहर हो, लेकिन आपका कहाँ, किसको लक्ष्य बनाकर कोई अपराध करता है? भारत में स्थित कंप्यूटर को। अगला देखिए, स्पष्टीकरण आपका कम पूछा जाता है। अब आइए धारा 5 देखा जाए। धारा 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डालना, तो कम पूछा जाता है। सेविंग खंड है, अर्थात राज्य चाहे तो आपका सैनिकों के लिए, अफसरों के लिए आपका अलग कानून बना सकते हैं। अगर कोई स्पेशल लॉ बन गया, लोकल लॉ भी बन गया, तो आईपीसी के बाहर उसमें दंड है, तो वह कानून काम करेगा। ये नहीं कि आईपीसी उसको ध्वस्त कर देगी, यानी कि आईपीसी भी चलेगी, स्पेशल लॉ भी चलेगा और कौन सा, लोकल लॉ, सब साथ साथ चलते रहेंगे। अब आइए अध्याय 2। अध्याय 2 से आपका हमें लगता है 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएगा, चांस रहता है भाई। 25 क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 क्वेश्चन बन सकता है। इसमें सतर्क रहना है परिभाषा से, कौन कौन सी धारा से सतर्क रहना है, कैसे कैसे मॉडल बने हैं। तो आइए, अध्याय 2 जनरल एक्सप्लेशन है, धारा 6 से लेकर 52A। पहले तो ये याद रखना है कि अध्याय 2 में क्या है, साधारण स्पष्टीकरण, और कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, 6 से लेकर 52A तक, यानी कि 52 क या 52A, कैपिटल ए लिखिएगा, खूब पूछा जाता है 52A या 52 क। आइए धारा 6 शुरू किया जाए भाई। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना, यानी कि जितने संहिता में, यानी कि आईपीसी में जितनी अपराध की परिभाषाएं, अपवाद, दंड, दृष्टांत दिए गए हैं, धारा 6 बस एक लाइन बताती है कि वह जनरल एक्सप्लेशन नहीं भाई, एक्सेप्शन, यानी कि साधारण अपवाद, यानी कि अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर 106 के अधीन माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 76 से लेकर 106 तक जितने बचाव दिए गए हैं, वे बचाव सभी अपराधों में लिया जा सकता है, और भले दोहराया उनको न गया हो, ये सभी अपराधों के नीचे
लिखे हुए माने जाएंगे, दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब क्वेश्चन निकाला जाए कि अध्याय 4 की कुंजी कौन सी धारा है, उसको लिख लीजिए। तो अध्याय 4 की कुंजी धारा 6 है, राज को खोल देती है। अध्याय 4 की कुंजी धारा 6 है, बताया जाएगा। अध्याय 4 की कुंजी कौन सी धारा है, तो 6 मारिएगा। 6 के साथ तमाम धाराएं कोरिलेट की जाती हैं। आइए कोरिलेट देखिए कैसे आप करेंगे। एक तो धारा 6 आईपीसी का पढ़ेंगे, इसी के साथ साधारण अपवाद अध्याय 4 में है, तो 76 से कहाँ तक, 6 तक। इनका बचाव अपराध में लिया जाएगा, तो अपराध को स्पष्ट किस धारा में किया गया, 40, और विशेष विधि 41 और स्थानीय विधि 42। इसी के साथ एविडेंस की धारा 105 आ जा ही जाएगी। कौन सी धारा, देखिए 105 भाई, यदि पूछा गया था पीछे इसके पहले वाले बिहार जे में, तो यदि अभियुक्त अपना बचाव लेना चाहता है और अपना मामला आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक सेट कर रहा है, तो सबूत का भार किस पर होगा, तो साधारण अपवादों में सबूत का भार अभियोजन पर होता है कि अभियुक्त पर, अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा कि हमारा मामला आईपीसी की धारा 76 से कहाँ तक सेट होता है, 106 तक, अतः हमें बचाव दिया जाए। तो 6 आ जाइए। 6 ये कहती हैं कि जितने अपराध हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन हमें बनाना है, जेस में पूछा गया था इस पिछली बार। धारा 6 ये कहती है कि जितने ऑफेंस हैं, सभी ऑफेंसों में हम 76 से लेकर 106 का बचाव मान्य होगा। तो अपराध कहाँ परिभाषित किए गए हैं आईपीसी में, धारा 40 में। और धारा 40 में अपराध का 3 मतलब निकाल लीजिएगा, जो आईपीसी के तहत दंडनीय हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, और जो किस विधि के तहत। अब देखिए जेस में क्या पूछा गया था, धारा 40 में अपराध का मतलब क्या हुआ, तो ऐसे कार्यालोप जो आईपीसी के तहत दंडनीय हो या संहिता के तहत। दूसरा, ऐसे कार्यालोप जो विशेष विधि के तहत दंडनीय हो, ऐसे कार्यालोप जो स्थानीय विधि के तहत दंडनीय हो, और उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त सभी। तो आखिर विशेष विधि और स्थानीय विधि की परिभाषा की धारा में, तो 2 धारा और रट कर जाइए। कौन कौन, 41 में विशेष विधि और 42 में स्थानीय विधि। स्पेशल लॉ 41 में, और आपका लोकल लॉ किस में है, 42। रट कर जाइएगा, सही है ना, देख लीजिए। तो आगे देखिए भाई, धारा 6 के बाद अब एक एक लाइन की इधर धाराएं हैं, एक एक लाइन समझने का प्रयास करिए। धारा 7 छोड़ दीजिए, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव ये कम पूछा जाता है, लेकिन धारा 8 पूछा गया है जेंडर या लिंग। तो जहाँ जहाँ पुल्लिंग या पुल्लिंग शब्द आए वहाँ स्त्रीलिंग भी शामिल हैं, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से बेयर एक्ट में प्रावधान न हो। यानी कि जहाँ जहाँ पुरुष आए, यानी कि मेल शब्द आए, वहाँ फीमेल भी मानिए, लेकिन अगर कानून केवल मेल की व्यक्ति अगर आया है तो मेल फीमेल दोनों, और अगर कानून केवल मेल लिखे तो मेल, और केवल फीमेल किसी अगर बेयर एक्ट में लिखा जाए तो वहाँ केवल फीमेल। जैसे कि एक दो उदाहरण बताया जाए, जैसे कि आपका 361 किडनैपिंग में अगर लड़का है तो एज 16 साल से कम और लड़की है तो 18, अलग अलग लिखा गया है। जैसे 509 आया कि आपका 509 का अपराध केवल और केवल किसके प्रति केवल हो सकता है, स्त्री के प्रति। तो फिर एक बार समझ लीजिए भाई, सामान्यतः व्यक्ति शब्द अगर आ जाए तो मेल फीमेल दोनों, लेकिन अगर कानून कहीं बेयर एक्ट में केवल मेल लिखा हो पुरुष, तब तो भाई पुरुष,
और केवल महिला लिखा हो तो वहाँ अपना दिमाग न लगाइएगा, केवल महिला। आइए धारा 8 के बाद आपका धारा 9 देखा जाए। वचन या नंबर को परिभाषित किया गया है। एक वचन में बहुवचन भी शामिल है जब तक कि इसके विपरीत कानून में उल्लेख न हो। तो ये भी छोड़। धारा 10 से फिर पूछा जाता है। भाई एमपी ने अभी बनाया था, धारा 10 अंडरलाइन करिए, भले बीच वाली धारा छोड़ दीजिए। मेल फीमेल, पहला क्वेश्चन मेल फीमेल यानी कि पुरुष स्त्री कहाँ परिभाषित है, तो धारा 10। अब आपका एमपी ने क्या बनाया, पुरुष मतलब कि कितने आयु का पुरुष धारा 10 के तहत, और स्त्री मतलब कितनी आयु की स्त्री। तो कई लोग जो नहीं पढ़े रहते हैं दिमाग लगाते हैं कि भाई 361 में तो 16-18 है, यहाँ ये है तो सब जो कम से कम हो मार दिया जाए। लेकिन एक लाइन याद रखिए, अगर कहीं विपरीत एज न दी गई हो तो स्त्री का मतलब किसी भी आयु की स्त्री और पुरुष का मतलब किसी भी आयु का पुरुष। लेकिन अगर बेयर एक्ट में किसी धारा में स्पष्ट एज दी गई है तो आपका धारा 10 वहाँ काम नहीं करेगी। और अभी हमने स्पष्ट एज बताई, एक उदाहरण 361 में एक और एक दो स्पष्ट एज बताई जाए। 82 और 83 देख लीजिए, आपका धारा 82 में 7 वर्ष से कम तो किसी भी आयु का ना मार दीजिएगा बालक, कितने से कम, और 83 में 7 से ऊपर किंतु 12 से कम। तो धारा 10 अप्लाई नहीं करेगी। लेकिन केवल लिख दिया पुरुष स्त्री और कोई एज नहीं दिया, तब तो भाई धारा 10 वहाँ अप्लाई करेगी, किसी भी आयु का स्त्री और पुरुष। एमपी में आया था, अंडरलाइन करिए। धारा 11 से भी क्वेश्चन बनता है, पर्सन या व्यक्ति। व्यक्ति की परिभाषा धारा 11 में दी गई है और आपका एक बार क्वेश्चन बना है कि व्यक्ति में क्या शामिल है, तो दे देगा कोई कंपनी, दूसरा ऑप्शन कोई संगम, तीसरा दे देगा कोई व्यक्ति निकाय, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो व्यक्ति में क्या शामिल है, उपर्युक्त सभी। अब फिर भरमा देगा कि रजिस्टर्ड होना चाहिए कि नहीं, तो चाहे रजिस्टर्ड हो या न हो। अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है भाई, होमोसाइड या मानव वध क्या है। तो तपाक से लोग बोलते हैं मने तेजी से कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का वध करना, ये सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में तो कंपनी भी है। और क्या कंपनी किसी को मार देगी जान से? तो किसी मानव द्वारा दूसरे मानव का वध करना ही मानव वध कहलाता है। ये बताइएगा, मानव वध का मतलब क्या, किसी मानव द्वारा। अब ये नहीं कि आप कह दीजिएगा किसी व्यक्ति द्वारा, कोई पूछे तो, क्योंकि तुरंत अटैक करेगा कि व्यक्ति की परिभाषा तो धारा 11 में है, जिसमें आपका कंपनी, कोई संगम या व्यक्तियों का समूह भी शामिल है, चाहे रजिस्टर्ड हो या न हो। तो क्या कंपनी किसी की जान ले लेगी? वो तो दिखाई ही नहीं देती, न चल फिर सकती है, न सांस ले सकती है, वो तो कल्पित व्यक्ति है। अगला ये 12 छोड़ दीजिए, आपका 13 भी निश्चित है। 14 सरकार का सेवक, बस एक लाइन जानना है, सरकार का सेवक का मतलब कि जो 14 में जो सरकार द्वारा नियुक्त या नियोजित हो और सरकार द्वारा वेतन पाता हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सरकार का सेवक। फिर सरकार आ जाइए, धारा 17, सरकार मतलब कि कौन सी सरकार, केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों। तो गवर्नमेंट की परिभाषा, धारा आप याद करिए कुछ, गवर्नमेंट की परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 17 में। गवर्नमेंट में कौन गवर्नमेंट शामिल है, केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों दोनों। तो यही कोरिलेट कर लेना। और एक समुचित सरकार की परिभाषा, उसको लिखिए भाई। आईपीसी पूछे तो 55A और सीआरपीसी पूछे तो 432 का क्लास 7, यही लिखिए भाई। धारा 17 में ऐड करिए तो समुचित सरकार
समुचित सरकार की परिभाषा आईपीसी में 55A और सीआरपीसी में 432 का क्लास 7। 3 क्वेश्चन एक साथ तैयार रखिए, ठीक है। 17 से नहीं बनेगा तो आईपीसी से बन सकता है। आईपीसी से भी अगर छूट कर चल जाए तो कहाँ आपका सीआरपीसी में हो सकता आ जाए। एक ही साथ लिखिए, आईपीसी में कहाँ 55 है, सीआरपीसी की धारा में तो 432 का कौन सा क्लास 7। अगला देखिए भाई, 18 भारत की परिभाषा दी गई है। 19 से क्वेश्चन बनता है न्यायाधीश, बस एक क्वेश्चन बनता है। न्यायाधीश की परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 19 में, और न्यायालय की परिभाषा 20 में। यूपीएपीओ 2015 का ये क्वेश्चन है, आ सकता है बिहार में। इसको लिख लीजिए, एक एक लाइन याद करना है। न्यायाधीश की परिभाषा कहाँ दी गई है, 19 में, और कोर्ट या न्यायालय कहाँ परिभाषित है, 20 में। फिर आपका पूछ सकता है अंदर से कि न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ, तो मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ न्यायाधीश का मतलब दोनों, लिख लीजिए तो एक लाइन। 19 में लिख लीजिए भाई एक लाइन। न्यायाधीश में मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश दोनों शामिल हैं। न्यायाधीश में मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश दोनों शामिल हैं। केवल इतना ही नहीं जानना है, एक और पॉइंट टेक्निकल जानना है, और वह जानना है आपका दृष्टांत तैयार करके जाना है। और दृष्टांतों में आपका, अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा दृष्टांत न पढ़ें तो एक दृष्टांत मैं आपको बता रहा हूं, चौथा यानी कि चौथा डी। अगर कुछ न पढ़ना हो तो बस डी। आगे देखिए ऑप्शन कैसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश नहीं है। तो बस अगर आप डी ही तैयार करके जाइए, यही 4 ऑप्शन देगा। ये यूपीजे में आ चुका है भाई, एपीओ में आ सकता है, चांस रहता है। लेकिन पूरा दृष्टांत एक लाइन बता दिया जाएगा, एक लाइन देखिए आपका भाई, पूरा दृष्टांत मैं बता रहा हूँ। सन 1859 के अधिनियम संख्या 10 यानी कि जब पहली बार सीपीसी बनी के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। तो बताइए कलेक्टर न्यायाधीश है कि नहीं है। अब देखिए एक मॉडल और बना है भाई, वो भी बता दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश है, और ऑप्शन दिया था देखिए कैसे, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, कलेक्टर, न्याय पंचायत का सदस्य, उपर्युक्त सभी मारना है। न्याय पंचायत भी इस धारा के तहत न्याय पंचायत का सदस्य है, और आपका कलेक्टर भी इस धारा के तहत न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, और जिनको न्यायाधीश कहा जाता है वो भी। तो पहला हमने उदाहरण बताया कि कलेक्टर न्यायाधीश हैं, ये ना कहेगा कि नहीं है। लेकिन ये परिभाषा सबके लिए नहीं, केवल किस कानून के लिए, आईपीसी के लिए। ये नहीं कि और कानून में जोड़ दीजिएगा। दूसरा देखिए, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए जुर्माना या कारावास देने की शक्ति किसी को प्राप्त है तो वह भी न्यायाधीश माना जाएगा, दंड दे सकता है। तीसरा, मद्रास संहिता के सन 1816 के रेगुलेशन 7 के अधीन वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य। तो बताइए, अभी हमने बताया पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है कि नहीं है। और अंतिम, आपका न्यायाधीश नहीं है जो न तो दंड दे सकता है न विचारण, केवल संज्ञान लेकर मुकदमों को ट्रांसफर करे, दंड देने की शक्ति नहीं है, तो वही न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। तो दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश नहीं है। तो चौथा दृष्टांत भाई याद रखना है। एक दो लाइन लिख लीजिए भाई एक्स्ट्रा, इस समय सोशल मीडिया पर भी लोग पूछते रहते हैं व्हाट्सएप से। लिखिए, न्यायाधीश के अंतर्गत कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश,
ग्राम पंचायत का सदस्य आता है। लिखिए, न्यायाधीश के अंतर्गत, हो सकता है अंदर से पूछ ले, न्यायाधीश के अंतर्गत मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, न्याय पंचायत का सदस्य, न्याय पंचायत का सदस्य तथा कलेक्टर सभी आते हैं, तथा कलेक्टर सभी आते हैं। इसके बाद धारा 21 से क्वेश्चन आ सकता है। पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो एक तो परिभाषा याद रखिए कि धारा में 21 में, भाई धारा आपको रटना पड़ेगा। लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में? तो धारा 21 मार्क कराइएगा। फिर आपका पूछा गया है, एमपी का मॉडल है कि लोक धारा 21 का कौन सा स्पष्टीकरण निश्चित है, और फिर पूछा गया BHULLM में कि किस सन में निश्चित किया गया। दो क्वेश्चन, तो कौन स्पष्टीकरण निश्चित है पहला, और किस सन में किया गया? तो विधि अनुकूलन आदेश 1950। लिखिए भाई, धारा 21 का पहला स्पष्टीकरण निश्चित है। धारा 21 का पहला स्पष्टीकरण निश्चित है तथा इसे विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निश्चित किया गया। भाई BHULLM में सन पूछा गया था, अंडरलाइन कर लीजिएगा। विधि अनुकूलन आदेश कब? 1950। भाई बहुत ज़्यादा तो समय नहीं है आपका, लेकिन एक लाइन पढ़ा दिया जाए। कुल 12 स्पष्टीकरण थे, वर्तमान में 11 बचे हैं, और जो व्यक्ति इन 11 स्पष्टीकरण में सेट हो जाता है वही व्यक्ति क्या कहलाता है? पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक। आइए धारा 22, अब ज़्यादा समय न लगाया जाए क्योंकि भाई अब समय नहीं है ज़्यादा। चल संपत्ति या जंगम संपत्ति, ये भी प्री में आ चुका है पीओ में भाई। इधर से धारा, इधर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लिखिए, चल संपत्ति या जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चल संपत्ति की परिभाषा की धारा में, ज़्यादातर सेक्शन मिलाने के लिए आया है। तो चल संपत्ति या जंगम संपत्ति की परिभाषा की धारा में, तो भाई धारा रिवीजन करिए, की धारा में 22 में। चल संपत्ति माने जो चलायमान हो। अब यहाँ पूछा जाता है कि कौन चल संपत्ति मानी जाएगी, और चल संपत्ति का देखिए बैरक एक बार बता दिया जाए। जंगम संपत्ति यानी कि चल संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। मूर्त मतलब कारपोरल, कारपोरल मतलब कि जो दिखाई दे, क्या दे? जो आँख से दिखाई दे। किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जुड़ जकड़ी हुई है, इसके अंतर्गत नहीं आती। तो क्वेश्चन ये बनता है कि चल संपत्ति में कौन शामिल नहीं है? तो बताइए, क्या जो भूमि है वह चल संपत्ति मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। जो भूबद्ध वस्तुएं हैं, अटैच वस्तुएं हैं, क्या वह चल संपत्ति मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। और भूबद्ध वस्तुओं से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं भी चल न मानकर अचल मानी जाएगी। यानी कि फिर याद रखिए, भूमि भी चल नहीं है, भूमि में अटैच वस्तुएं भी चल नहीं है, और भूमि में अटैच वस्तुओं से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं भी चल नहीं है। तो जब चल नहीं है तो चल के विपरीत क्या होता है? अचल। तो ये क्या मानी जाएंगी? अचल।
यानी कि इसके बाहर जो चला गया वहीं चल संपत्ति है। तो आपका ये याद रखिए, संपत्ति का रूप परिवर्तित होता रहता है, ये भी सतर्क रहना है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। तो चल संपत्ति के प्रति कौन से अपराध हैं, पहले लिखिए, यही क्वेश्चन बनता है। तो बताइए चोरी किस संपत्ति की हो सकती है, और आपराधिक दुर्विनियोग, चल लिखिए उसको भाई। चोरी तथा आपराधिक दुर्विनियोग, भाई अच्छे से तैयार करके जाइएगा, अभी यूपी में बना था आपराधिक दुर्विनियोग पर क्वेश्चन। चोरी तथा आपराधिक दुर्विनियोग केवल चल संपत्ति का हो सकता है। ये रट कर जाना है भाई, 4 ऑप्शन देगा और उसी में आपको छांटना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन देखिएगा, चोरी और कौन, आपराधिक दुर्विनियोग। इसके बाद संपत्ति का रूप चेंज होता रहता है। संपत्ति जो होती हैं चल से अचल और अचल से चल में कन्वर्ट होती रहती हैं। जैसे ईंट ऐसे ही रखा गया है चल, लेकिन जैसे ही सीमेंट से दीवार में जोड़ दिया गया या मिट्टी से, वो क्या हो जाएगा, अचल। अब फिर उखाड़ दिया गया तो चल, फिर जोड़ दिया गया तो अचल। तब आइए, एक पेड़ का जो जड़ है वह जमीन में है, बताइए ये चल है कि अचल, अचल, क्योंकि भूबद्ध है तो अचल है, इसकी चोरी हो सकेगी कि नहीं, नहीं। लेकिन जैसे ही पेड़ को पूरी तरह क्या कर दिया गया, अब देखिए काटने का इरादा भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये दे कि काटने का इरादा ये है कि हम पेड़ को काट देंगे केवल, तब तो भाई रिष्टी, क्योंकि मिसचीफ किया, नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये दे कि काट कर हम ले जाएंगे या काट कर हटाएंगे, तो भाई संपत्ति को जब तक कि हटाने का व्यू ना आए चोरी न कराइएगा। एक व्यक्ति एक पेड़ को इसलिए काटता है कि वह पेड़ कट जाएगा तो लेकर चला जाएगा, और आधा काटा है तब तक मालिक आ गए, भाग गया, तो चोरी तो नहीं किया, लेकिन चोरी का क्या किया, प्रयत्न। एक व्यक्ति नुकसान पहुंचाने के लिए आपका खेतों में गधे छोड़ देता है, तो बताइए घोड़ा छोड़ दिया, गधा छोड़ दिया, कि पूरा खेत क्या करें ये, तो चोरी हुआ कि रिष्टी। चलिए सही बता रहे हैं भाई। आ जाइए 23, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। धारा 23 में सदोष अभिलाभ और सदोष हानि परिभाषित है, ये याद रखना है। धारा 24 में बेईमानी से, तो धारा 24 से ही क्वेश्चन बनता है। 23 तो बस एक लाइन, या 24 से क्वेश्चन बनाए भाई आयोगों ने। यहाँ 2-3 उदाहरण भी आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा 24 से। देखिए डिसऑनेस्टली, अभी यूपीजे में भी आया था, हो सकता है बिहार भी बना दे एक उदाहरण। डिसऑनेस्टली या बेईमानी शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, पहला क्वेश्चन, तो धारा किस में, 24, इधर से तैयार रखिएगा। बेईमानी का मतलब क्या हुआ, एमपी का मॉडल है, देखिए क्या बनाया था, सदोष लाभ, दूसरा ऑप्शन सदोष हानि, तीसरा सदोष लाभ और सदोष हानि, और चौथा सदोष लाभ या सदोष हानि। तो भाई जो शब्द लिखा है बैरक में पहली वरीयता उसको, तो क्या लिखा है बताइए, तो बैरक पढ़िए, अपने से भी एक बार पढ़ते रहिए। या लिखा है कि और, तो या यानी कि आर शब्द पर अटैक करना, एमपी जैसे, एमपी जैसे कई लोग और मार कर आते हैं। अर्थात बेईमानी का मतलब ये हुआ कि सदोष लाभ या सदोष हानि। सदोष लाभ का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने लाभ पाया है और वह लाभ पाने का हकदार नहीं था। सदोष हानि का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया और वह नुकसान पहुंचाने का हकदार नहीं था, यानी कि वह नुकसान सहने का हकदार नहीं था। और तुरंत आपका 2 नियम और एक केस अटैक करना है। केस जो पूछा जाता है
लिख लीजिए केस भाई, के एन मेहरा, ये तो उदाहरण से ही बनता है, के एन मेहरा। मेहरा कुछ और ना समझ लीजिएगा, देख रहा हूँ पीछे वाले बड़ी मायूस हो गए हैं भाई। गांव में मेहरा और कुछ कहा जाता है, सुने कि नहीं? ना सुने हो तो भाई बता दिया जाए। चलिए भाई, नहीं कई लोग भाई अब चौनी मुस्की काट रहे हैं, इसका मतलब जानते हैं, तो जब जानते हैं तो बताना ठीक नहीं है। भाई जानते हैं कि नहीं नेताजी? चलिए देखिए, तो मुंह छुपा के क्यों बोल रहे हैं भाई, नहीं जानते हैं? खुलेआम बोलिए कि मेहरा नहीं जानते, और क्या। देखिए भाई बता ही दिया जाए, नहीं तो कई लोग पता लगा कि धारा नहीं पढ़ेंगे 24, सोते रहेंगे सर तो मेहरा बताए थे। मेहरा मतलब कि पत्नी का गुलाम। यानी कि पत्नी कहेगी कि दो पग चलो तो चलेगा, और कहेगी कि यहाँ बैठ जाओ तो क्या करेगा, और कहेगी कि मोबाइल बंद कर दो तो बंद कर देगा। तो आगे हमारे बस की बात नहीं है भाई। हमारे बस की, हमारे क्षेत्र से बाहर है। तो केन मेहरा भाई बिरादरी होती हैं, आपका बता दिया जाए। ये मेहरा बिरादरी आपका नैनी ओनी में है काफ़ी, हाँ कायस्थ होते हैं, मैंने श्रीवास्तव में आते हैं। देखिए आपका बताया जाए, ये केन मेहरा भारत सरकार का की अनुमति के बिना, सम्मत के बिना जहाज उड़ा कर ले गया पाकिस्तान। पाकिस्तानी सरकार ने जहाज को जब्त कर लिया, केन मेहरा को वापस कर दिया भारत को। केन मेहरा पर भारत की जहाज की चोरी का आरोप लगा। केन मेहरा बस एक बचाव ले रहा था कि हजूर भारत सरकार को तो सदोष हानि हुई, लेकिन हमें कोई सदोष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जहाज किसने जब्त कर लिया। तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई बेईमानी का मतलब दोनों नहीं कि चोर को कुछ लाभ हो और जिसकी संपत्ति हो कुछ हानि हो, क्योंकि बीच में या लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की संपत्ति उसे केवल नुकसान पहुंचा, चोर को कोई लाभ नहीं हुआ, तब भी बेईमानी, और चोर को लाभ हुआ जिसकी संपत्ति उसको एक पाई का नुकसान नहीं हुआ, तब भी बेईमानी। यानी कि आपका एक ही पर्याप्त है, तो एक ही पर्याप्त है तो तुरंत याद रखिए, एक बिहारी सब पे भारी, तो 3 क्वेश्चन फिर एक बार याद रखिए। मतलब कि सदोष हानि और या सदोष लाभ लिखा है, कोई एक भी तत्व रहे तो बेईमानी मानी जाएगी, ये बस यही याद रखना है, दोनों आवश्यक नहीं है। किस केस में आया? तो आइए इसके बाद आपका 2 उदाहरण बनता है भाई। अगर चल संपत्ति है और संपत्ति हटाते समय बेईमानी का इरादा हो या बेईमानी का आशय, तो चोरी। अगर संपत्ति किसी कब्जे में है और अगर संपत्ति हटाते समय बेईमानी का इरादा नहीं था, पश्चातवर्ती इरादा बेईमानी का हो गया, बाद में हो गया, तो चोरी न कराइए। कौन सा अपराध? आपराधिक दुर्विनियोग। भाई रटते रहिए, यही आपका सबसे अच्छा माने कह सकते हैं क्वेश्चन बनेगा, सबके बस की बात नहीं है। संपत्ति, ये यूपीजे में इस बार आया भी था कि आपराधिक दुर्विनियोग में बेईमानी का आशय होता है, पूर्ववर्ती पश्चातवर्ती दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो पश्चातवर्ती। तो बाद में बेईमानी का आशय हो तो कौन सा अपराध? आपराधिक दुर्विनियोग 403, और अगर तात्कालिक इरादा हो तो आपका चोरी। ये जरूर याद करके जाइएगा, चांस रहता है। आइए धारा 26 देखा जाए। रीजन टू बिलीव यानी कि विश्वास करने का कारण, तो विश्वास करने का कारण हो यानी कि पर्याप्त आधार होना। ये शब्द आपका कह सकते हैं कि संविधान से लेकर और सीआरपीसी से लेकर आईपीसी से लेकर एविडेंस से लेकर हर एक जगह आएगा, और हर एक जगह उसका मतलब एक ही निकाला जाएगा, सफिशिएंट बेस होना। जैसे कि एक उदाहरण हम बताते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यानी कि विश्वास करने का कारण हो, यानी कि उन्हें पर्याप्त आधार मिल जाए, किस बात का? कि
किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो किसकी रिपोर्ट पर उनको समाधान या विश्वास हो जाए, राज्यपाल की या आपका अन्यथा, किसकी रिपोर्ट पर? भाई आपका बिहार में पूछा गया था किसकी रिपोर्ट पर जे में, भाई राज्यपाल ही तो रिपोर्ट भेजेंगे कि राज्य का शासन विफल, या एक शब्द है अन्यथा, अन्यथा माने किसी भी तरह। उसी प्रकार आपका फिर एक उदाहरण 39 धारा से देखिए आईपीसी, विश्वास करने का कारण खूब पूछा जाता है ये। एक व्यक्ति रात में घरों में आग लगाता है कि ताकि लूट को सुकर बना ले, आसान बना ले, और 2-3 लोग मर जाते हैं। तो ये विश्वास करने का कारण उसके पास था कि रात में लोग सो रहे हैं और अगर हम यहाँ आग लगाएंगे तो 2-4 लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। तो विश्वास करने का कारण मतलब कि एक लाइन में पर्याप्त आधार, उस कार्य को करने के लिए सफिशिएंट बेस मौजूद था, बस एक लाइन। अब धारा 27, आइए धारा 27 में पोजीशन के बारे में है, यहाँ से भी टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है और धारा 27 में मैक्सिम भी बन सकती है। और मैक्सिम ये माने मैक्सिम क्या, कब्जा बन सकता है कि धारा 27 में कौन सा कब्जा है, व्यवहित की अव्यवहित। लिखिए धारा 27 में व्यवहित कब्जा, उसको लिख लीजिए भाई मीडिएट, इंग्लिश में मीडिएट कहा जाता है, हिंदी भी लिखवा दे रहे हैं, ये तो शुद्ध हिंदी है, व्यवहित और इंग्लिश में मीडिएट, इसको लिखिए। और मध्यवर्ती, भाई हिंदी में लिख लीजिए तो मध्यवर्ती, दूरवर्ती। देखिए आपका फिर इसको बताया जाए, अगर पति की किसी संपत्ति पर पत्नी कब्जा रखती है या मालिक की संपत्ति पर नौकर या सेवक या लिपिक कब्जा रखता है तो कानूनन उस वस्तु पर कब्जा पति का या मालिक या प्रमुख का माना जाएगा। इसका मतलब कि वास्तव में कब्जा किसी और के पास है और कानून कब्जा किसका मानता है, दूसरे का। यही आपका कौन सा कब्जा कहलाता है, व्यवहित। व्यवहित मतलब कि एक लाइन और यूपीजे में पूछा जूरिस्प्रूडेंस में कि व्यवहित कब्जा किसे कहेंगे, तो एक लाइन बस याद रखिएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त कब्जा व्यवहित कब्जा कहलाता है। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, 27। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भाई पूरा चांस रहता है, और ये दृष्टांत मैं आईपीसी बताते समय बताया भी था। देखिए कैसे पूछा जाता है भाई, ए एक मालिक है और बी सेवक है। मालिक अपने सेवक को एक प्लेट देता है और यहीं एक शब्द पर मामला चेंज हो जाएगा। अगर ये दे दे कि मालिक ने सेवक को वह प्लेट देख रेख के लिए न्यस्त किया, देख रेख के लिए नष्ट किया, यानी कि धारा 27 बताती है कि बी को तो प्लेट कब्जा दे दिया गया, लेकिन कानूनी रूप से कब्जा किसका माना जाएगा, मालिक का। और अगर बी प्लेट लेकर भाग गया, मिसयूज कर लिया, तो बी चोरी के लिए दंड का क्या होगा, भाग। लेकिन शब्द पकड़ना है, यही शब्द बार बार कंपटीशन में लोग गलत करके आ रहे हैं। शब्द क्या हो तो चोरी मारिएगा, देख रेख के लिए क्या किया हो, न्यस्त। और देख रेख शब्द हटा दे और केवल शब्द कौन दे दे, न्यस्त किया हो, विश्वास किया हो, ट्रस्ट किया हो। तो बताइए, अगर देख रेख शब्द हटा दे और ये लिख दे एक लाइन कि मालिक ने सेवक को प्लेट न्यस्त की हो और मालिक और सेवक उस प्लेट को मिसयूज कर दिया हो, बेचकर पैसा कमा लिया हो, लेकर भाग गया,
तो कौन सा अपराध किए करेगा, चोरी न बनाइएगा, क्योंकि देख रेख अगर शब्द नहीं है इसका मतलब कि मालिक ने कब्जा किसको दे दिया, सेवक को, और न्यस्त किया मतलब कि सेवक पर क्या किया, विश्वास, और सेवक ने क्या किया, विश्वासघात। तो विश्वासघात किया तो कौन सा अपराध होगा, आपराधिक न्यास भंग। ये जरूर याद रखे, सेक्शन भी एक बार पूछा गया, 408 है ना, नहीं देखिए वो सेवक वाला देखिए, तो एक बार 408 होना चाहिए, उसे कंफर्म कर लिया जाए। नहीं सेवक वाला भाई पूछा जा रहा है, सेवक है ना, लिपिक या सेवक। देखिए 408 में भाई एक बार पूछा गया है, 408 अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे चला जाए भाई, धारा 27 के बाद अब धारा 28 पूछी जाती है। कूटकरण कहाँ परिभाषित है, तो धारा 28 में। एक लाइन बस याद रखें, नकली बनाना। कूटकरण कहाँ परिभाषित है, अब धारा याद करना 28 में। इसके बाद दस्तावेज कहाँ परिभाषित है, 29 में। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहाँ परिभाषित है, 29 में। तो 29 से एक बार बताया जाए। वैसे एविडेंस में मैं दस्तावेज के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर एक बार देखिए दस्तावेज की परिभाषा पूछा जाता है भाई अंदर से थोड़ा। एविडेंस में भी एक क्वेश्चन यहाँ तैयार कर लीजिएगा। किसी विषय को किसी पदार्थ पर क्या किया गया है, या तो अंकों द्वारा या किसके द्वारा, चिन्हों द्वारा या किसके द्वारा, शब्दों द्वारा, या इनमें से किसी एक द्वारा, या दो द्वारा, या किसके द्वारा, तीनों द्वारा अभिलिखित किया गया है, वर्णित किया गया है। और अभिलिखित करने का इरादा यह है कि भविष्य में हम इसे लेखन के रूप में क्या करेंगे, प्रयोग, या प्रयोग किया जा सकता है, संभावना है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, दस्तावेज। तो बताइए, दस्तावेजी साक्ष्य आपको बता दिया गया है। अब एविडेंस में 3-4 क्वेश्चन फिर तैयार करिए। दस्तावेज को एविडेंस में कहाँ परिभाषित किया गया है, धारा 3। आईपीसी में कहाँ परिभाषित है, धारा 29। कहाँ है, सेम परिभाषा है। दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक लोक दस्तावेज और दूसरा प्राइवेट। तब रटते रहिए, लोक दस्तावेज एविडेंस के किस धारा में, 74, और प्राइवेट 75। अभी 74 थोड़ा डिटेल में आगे बताएंगे। दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के, 2। एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीय, ये भी याद रखिए। तो दस्तावेज, इस पर एक बेस्ट महोदय का उदाहरण बनता है भाई, 2-3 बार बना है। एक दूधिया है और वह गिनती नहीं जानता, और जितनी दूध की मात्राएं देता है या तो दीवार पर या लकड़ी के पटरे पर उतना चिन्ह बनाता है, ताकि भविष्य में दूध की मात्रा को लेकर विवाद उत्पन्न हो, तो यह चिन्ह मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो बताइए, जो लकड़ी के पटरे पर चिन्ह लगाया है वह साक्ष्य है कि नहीं, पहला है। मौखिक साक्ष्य की दस्तावेजी तो प्राथमिक है कि द्वितीय, प्राथमिक, क्योंकि मूल कापी है और उसी का फोटो खींच लिया गया, तो द्वितीय और क्या, प्राथमिक है। दीवार पर चाहे लगाए, शरीर पर लिख दिया तब, वो भी प्राथमिक, और टैटू बनवा दिया तो चलिए ठीक है, वो दस्तावेज है कि नहीं, टैटू कैसे किया जा सकता है, चलिए वो तो अलग बात है। अगला ये 29 से एक बार अंदर से पूछा गया, लिखिए भाई। 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द को परिभाषित किया गया है। अब एक बार एमपी अगर बिहार अंदर से पूछ ले तब तो भाई खतरा है, तो उसको अंदर से पूछे तो उसका हम उपाय बता रहे हैं। एक बार एमपी ने 29A से अलग से क्वेश्चन बना था कि पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ परिभाषित है, तो आपका यहाँ तो सब आसान है, 29A, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन बना था कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसे कहा जाएगा, जो आईटी एक्ट, देखिए इसमें धारा दी गई है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
की धारा कह सकते हैं कि 2 की उपधारा 1 के क्लाज किस में? आपका 9 में क्या कौन आएगा भाई? टी है ना, टी। इसको लिख लीजिए तो एक लाइन। सूचना प्रौद्योगिकी एक लाइन अलग से लिखिए, टी याद करके जाइएगा, टमाटर वाला। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 2 1 टी, 1 और टी अलग अलग पोस्ट में लिखिएगा। धारा 2 पोस्ट में 1 और फिर अगले पोस्ट में क्या? टी, टमाटर वाला। धारा 2 1 टी में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। ये एक बार एमपी अंदर तक बनाया है, अगर बिहार बना दे तो टी याद करके जाइएगा। अगला ये इसके बाद धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति, एक लाइन जानना है। मूल्यवान प्रतिभूति कहाँ परिभाषित है? तो धारा 30 में। इसके बाद 31 वसीयत या बिल को परिभाषित किया गया है। फिर आपका 32 और 33 से क्वेश्चन बनता है। लिखिए भाई, यूपीजे बना चुका है क्वेश्चन 32 33 दोनों से। तो पहला क्वेश्चन ये बना था कि आपका देखिए भाई 32 33 दोनों लिख लीजिएगा। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। लिख लीजिए तो, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। अभी एक उदाहरण भी बनाएंगे भाई, पूछा गया था एक जगह। और धारा 33 एक्ट या ओमिशन यानी कि कार्य लोप को परिभाषित करती है। वहीं धारा 33 से इसके पहले वाले यूपीजे में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन ये आया था कि ये 32 में बताया गया भाई, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आते हैं। ये 32 में है। और कार्य लोप कहाँ परिभाषित है? 33 लिखिए। 33 एक्ट और एक्ट ओमिशन। देखिए आपका यूपीजे में ये क्वेश्चन 33 से बना था। बस ये बना था कि आईपीसी में कार्य लोप की धारा में परिभाषित है, दिया था 32 33 34 35। तो क्या मार कर आएंगे? कार्य लोप 33, पहला क्वेश्चन। एक और समस्या इस पर बनी है, वो भी देख लिया जाए। आपका अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा। देखिए ध्यान से भाई, ए एक जेलर है, ध्यान समझिएगा, और बी नामक कैदी को रोज 2 डंडा मारता है और खाना भी नहीं देता, और तत्पश्चात कैदी 15-20 दिन बाद मर जाता है। तो जेलर ने कौन सा अपराध किया? तो आपराधिक मानववध किया 299। अब वो अलग बात है कि 302 होगा कि क्या, लेकिन सतर्क ये रहना है कि जेलर ने कैसे कार्य किया। देखिए उदाहरण कैसे दिया है, कार्य करके, लोप करके, अंशतः कार्य करके, अंशतः लोप करके, और अंशतः कार्य करके, और अंशतः लोप करके। तो क्या मारेंगे? कुछ कार्य किया और क्या किया है? कुछ लोप। लोप का मतलब ये हुआ कि जेलर को जो करना चाहिए कानूनी रूप से, यानी कि भोजन देना चाहिए, जेलर ने भोजन नहीं दिया। तो बताइए मृत्यु कारित कैसे कि एक बार बना है? तो एक शब्द कार्य, कुछ कार्य किया कि नहीं? 2-2 डंडा मार रहा है, किया, और कुछ भोजन ही नहीं दे रहा है, तो लोप किया कि नहीं? ये लोप अवैध होगा। तो आपका जवाब रहेगा कुछ कार्य करके और कुछ अवैध लोप करके मृत्यु कारित करने के लिए जेलर दंड का भागी होगा। तो कुछ एक्ट और कुछ इलीगल ओमिशन। इसके बाद आपका 34 से लेकर आपका बनता है 38 तक। तो 34 से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं,
अब समय भी हो गया भाई, एविडेंस भी 1 घंटा चले तो 34 से कल उड़ान भरा जाएगा। आपका अभी 33 तक ही आ रहा है। भूमिका में थोड़ा समय लग गया, नहीं तो 50-60 धारा निकल जाती। वैसे 300-350 धारा पढ़ाई जाएगी, बता दिया जाए छाँट छाँट के। 511 में से कितना लगभग, तो 300-350। तो रेस्ट ले लीजिए तो एविडेंस चलेगा भाई, एविडेंस भी थोड़ा तेजी लाया जाए अब।